हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम डिस्कस करेंगे 30 और 31 दिसंबर से संबंधित सभी प्रकार के करंट अफेयर्स को। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री ने किस राज्य में उस राज्य की पहली और देश की 7वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर उसका शुभारंभ किया? तो ध्यान रखेंगे, इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। प्रधानमंत्री द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में भारत की 7वीं और पश्चिम बंगाल की पहली तथा पूरी भारत की भी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा करके इसका शुभारंभ किया। यह वंदे भारत एक्सप्रेस पश्चिम बंगाल में हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी तक चलेगी और यह भारत की 7वीं वंदे भारत एक्सप्रेस होगी। अभी तक भारत में कुल 6 रूट्स पर वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है, जो इस प्रकार है। अब यह 7वीं होगी। भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से वाराणसी के लिए चली 15 फरवरी 2019 को। उसके पश्चात दिल्ली से कटरा। जो वंदे भारत एक्सप्रेस वर्तमान में जो है, अब टोटल 7 रूट हो गए हैं, 7 रूट में चलती है। नंबर 1 दिल्ली से वाराणसी, नंबर 2 दिल्ली से कटरा वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी के दरबार के लिए, नंबर 3 मुंबई सेंट्रल से गांधीनगर, नंबर 4 हिमाचल प्रदेश के ऊना से चंडीगढ़, नंबर 5 चेन्नई, बेंगलोर और मैसूर। ये दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है, ध्यान रखिए। चेन्नई बेंगलुरु से मैसूर। नागपुर नंबर 6 नागपुर से बिलासपुर। नागपुर से बिलासपुर प्रधानमंत्री के द्वारा इसी माह दिसंबर के महीने में ही इसका शुभारंभ किया गया था, नागपुर से बिलासपुर के लिए। और अब 7वीं हो गई है हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी, जो वेस्ट बंगाल में है, और यह भारत की 7वीं तथा पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है, ध्यान रखिए। वंदे भारत एक्सप्रेस को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस 15 फरवरी 2019 को इसका शुभारंभ किया गया था, दिल्ली से बनारस के लिए, वाराणसी के लिए। तथा इसको पहले ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिए, अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि वंदे भारत एक्सप्रेस का पूर्ववर्ती नाम क्या है, तो वंदे भारत एक्सप्रेस का पूर्ववर्ती नाम है ट्रेन 18। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किसके लिए प्रहरी नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो अभी हाल में ही केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा सीमा सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया, जिसे कि प्रहरी नाम दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रशासकों के सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो अभी हाल में ही गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा नई दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रशासकों का सम्मेलन को आयोजित किया गया। भारत की सहायता द्वारा निर्मित 720 मेगावाट मांगदेछू जलविद्युत परियोजना का संबंध किस देश से है? तो इसका सही आंसर होगा भूटान। भूटान में भारत की सहायता से मांगदेछू जल विद्युत परियोजना का शुभारंभ किया गया है, ध्यान रखिए। भूटान की राजधानी थिम्पू है और भूटान की मुद्रा न्यू गुल्ट्रम है। भूटान की मुद्रा न्यू गुल्ट्रम है। और भूटान को द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है, द लैंड ऑफ थंडर बोल्ट के नाम से जाना जाता है, यानी कि वज्रपात की भूमि। एक क्वेश्चन एग्जाम में और पूछ सकता है कि काले पर्वत किस देश में पाए जाते हैं? तो ध्यान रखेंगे, काले पर्वत भूटान में पाए जाते हैं। तो मांगदेछू जल विद्युत परियोजना का शुभारंभ अभी हाल ही में भारत की सहायता से भूटान में किया गया। ध्यान रखिए, अभी हाल में ही नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन गए पुष्प कमल दहल प्रचंड। ये भी हाल में ही नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने। भारत और बांग्लादेश दोनों आपस में 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी कि भारत और बांग्लादेश 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाते हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर हाई कोर्ट के फैसले के बाद ट्रिपल टेस्ट सर्वे कराने का निर्णय लिया गया है। इसका संबंध किससे है तो ध्यान रखेंगे, ट्रिपल टेस्ट सर्वे का निर्णय है अन्य पिछड़ी जातियों के आरक्षण से, ओबीसी ओबीसी के आरक्षण से संबंधित है ट्रिपल टेस्ट सर्वे। जो भी हाल ही में हाई कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसके लिए एक आयोग भी गठित किया गया है तथा यह सर्वे कराने का सरकार ने निर्णय लिया है। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा रिमोट वोटिंग का प्रस्ताव दिया गया है। इसका संबंध किससे है तो रिमोट वोटिंग का जो संबंध है वो है अंतर्राज्यीय प्रवासियों के मतदान से। ऐसे लोग जो अपना शहर या राज्य छोड़कर दूसरी स्थान पर चले जाते हैं और अपने मूल पते या जहाँ पर वो मतदान करते थे उससे वंचित हो जाते हैं, तो अब उनको मतदान देने के लिए वंचित ना होना पड़े। तो निर्वाचन आयोग का एक क्रांतिकारी कदम है कि जो व्यक्ति जहाँ रहेगा वहाँ से मतदान कर सकता है। तो इसको रिमोट वोटिंग का नाम दिया गया है। इसको निर्वाचन आयोग के द्वारा 2023 के विधानसभा चुनाव में अपनाया जाएगा तथा अगर ये प्रयास सफल रहता है तो 2024 में निर्वाचन आयोग के द्वारा रिमोट वोटिंग को अपनाने की एक व्यवस्था की जा रही है। यह एक क्रांतिकारी कदम है निर्वाचन आयोग के द्वारा तथा यह उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा जो अपने जहाँ के वो मतदाता है वहाँ पे निवास नहीं कर रहे हैं, कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं, तो उनके लिए रिमोट वोटिंग एक व्यवस्था लाई जा रही है ताकि हर व्यक्ति मतदान कर सके, कोई भी अपने मतदान से वंचित न हो पाए। ध्यान रखिए, निर्वाचन आयोग का उल्लेख हमारे संविधान में अनुच्छेद 324 में किया गया है। भाग 15 में है। भाग 15 में अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग है तथा निर्वाचन से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक में किए गए हैं। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार हैं। पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे तथा एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वी.एस. रमा देवी थी, जो कार्यकाल में भी सबसे छोटे कार्यकाल वाली मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ध्यान रखिए, भारत की एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वी.एस. रमा देवी तथा इनका कार्यकाल भी सबसे छोटा था। अभी हाल ही में दिग्गज फुटबॉलर पेले का निधन हो गया। इनका संबंध किस देश से तो ध्यान रखेंगे, पेले ब्राजील के महान फुटबॉल खिलाड़ी थे पेले। तो पेले का संबंध है ब्राजील से। इन्हें फुटबॉल के क्षेत्र में ब्लैक पर्ल और द किंग के नाम से भी जाना जाता है। यह एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने 1958 में, 1962 में और 1970 में विश्व कप जीतने वाली टीम में शामिल रहे। ध्यान रखिए, एकमात्र व्यक्ति जो 3 बार विश्व कप जीतने वाला एकमात्र खिलाड़ी है, 1958, 1908, 62 और 1970 में। तो इनको ब्लैक पर्ल और द किंग के नाम से जाना जाता है। अभी हाल ही में ही विश्व कप फुटबॉल का आयोजन किया गया था, जिसको कि अर्जेंटीना के द्वारा फ्रांस को प्लेंटी शूट आउट में 4-2 से हराकर जीता। 3 नाम ध्यान रखेंगे। लियोनेल मेसी को इस विश्व कप में 2022 के विश्व कप में गोल्डन बॉल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। काइलिन एम्बापे, इनको गोल्डन बूट से सम्मानित किया गया। एनी मार्टिनेज, इनको गोल्डन ग्लव से सम्मानित किया गया। इस बार का फीफा विश्व कप 22वां विश्व कप था। एडिशन था इसका 22वां, जिसमें कुल 32 टीमों ने भाग लिया था तथा कुल 64 मैच खेले गए थे। भारतीय सेना ने कहां पर पहले 3D मुद्रित प्रिंटेड आवासीय इकाई को स्थापित किया है तो अहमदाबाद। ध्यान रखिए, अभी हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा अहमदाबाद में भारत का पहला 3D मुद्रित प्रिंटेड घर आवासीय इकाई को स्थापित किया। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला गौ अभयारण्य बनाया जा रहा है तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में। ध्यान रखिए, मुजफ्फरनगर में
प्रदेश का पहला गौ अभयारण्य की स्थापना की जा रही है। अभी हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री राज्य मंत्री संजीव बालियान के द्वारा उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक अत्याधुनिक गौ अभयारण्य को स्थापित करने की घोषणा की गई। यह मुजफ्फरनगर जिले के चंदन गांव में सोलानी नदी के किनारे प्रस्तावित है। इसके लिए 70 करोड़ रुपए के बजट को अनुमोदित किया गया है और ये 800 बीघा पर बनेगा तथा इसमें 5000 से अधिक पशुओं को रखने की क्षमता होगी। ध्यान रखेंगे, भारत का पहला गौ अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में भारत का पहला गौ अभयारण्य मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में 2017 में बनाया गया था। सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च CEBR के अनुसार कौन सा देश 2035 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा भारत। ध्यान रखिए, अभी हाल ही में ही सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स फंड एंड बिजनेस रिसर्च के द्वारा एक रिपोर्ट जारी कर दी गई जिसमें बताया गया कि भारत 2035 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। वर्तमान में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब 2035 तक यह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। भारत का अभी तक सबसे चौड़ा पुल किस राज्य में बनाने की घोषणा की गई है तथा इसका उद्घाटन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा 29 दिसंबर को किया गया। तो गोवा में, ध्यान रखिए, गोवा में भारत का सबसे चौड़ा पुल बनने जा रहा है और इसका अभी हाल में ही जो है शिलान्यास जो है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया। यह गोवा के उत्तरी गोवा के बावलिम और वेरना के बीच बनेगा। 13.2 किलोमीटर की दूरी को कवर करेगा। यह पुल ज्वारी नदी पर बनाया जा रहा है और यह भारत का अभी तक का सबसे चौड़ा पुल है। इसमें आने वाली अनुमानित लागत 2530 करोड़ है। 2530 करोड़ है। ज्वारी नदी पर बनेगा। ये भारत का अब तक का सबसे चौड़ा पुल होगा। किसके द्वारा पहला वैश्विक समुद्री पर्यटन उद्योग मंच ग्रीन फिंस हब को लॉन्च किया गया? तो UNEP, ध्यान रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा अभी हाल में ही ग्रीन फिंस हब को लॉन्च करने की घोषणा की गई। लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो महाराष्ट्र। अभी हाल में ही महाराष्ट्र विधानसभा में लोकायुक्त विधेयक 2022 पास कर दिया गया। इसी के साथ ये ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। अभी हाल में ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए दिव्यांग विभाग खोलने की भी घोषणा की गई है तथा इस प्रकार यह ऐसा विभाग खोलने वाला देश का पहला राज्य होगा, दिव्यांग विभाग। और महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री के द्वारा नागपुर से बिलासपुर के लिए 6ठी वंदे भारत एक्सप्रेस को लॉन्च किया गया तथा 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री के द्वारा पश्चिम बंगाल के हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए 7वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई। भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लागू कर दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखिए, अभी हाल में ही ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच 29 दिसंबर, ये डेट ध्यान रखिए, 29 दिसंबर 2022 को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लॉन्च कर दिया गया। हाल ही में कहां पर पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल को आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा केरल। ध्यान रखेंगे, केरल में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव का आयोजन किया गया। तो हमारा आपसे जो क्वेश्चन जो हमने पिछले वीडियो में आपसे पूछा था कि अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत कितने रुपए की धनराशि दी जाती है? तो ध्यान रखेंगे, अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत 15 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है तथा इस पुरस्कार की स्थापना 1961 में की गई थी। तो धनराशि जो दी जाती है इसमें दी जाती है 15 लाख रुपया। आज का प्रश्न हमारा आपसे है कि अभी हाल ही में जारी की गई फीफा
पुरुषों की फुटबॉल विश्व रैंकिंग में किस देश को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। इसी साथ आप ये भी बताएंगे कि भारत को इस रैंकिंग में कौन सा स्थान दिया गया है। भारत का इस रैंकिंग में कौन सा स्थान है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको लगातार करंट अफेयर्स की और बाकी वीडियो मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।